नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं, क्योंकि अब आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। 15-16 को सभी का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चन जीएस के और 5 क्वेश्चन हिंदी के, टोटल 55 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि यूपी पेट के अंदर जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको फोड़ने में ये सहायक होंगे। तो हम टाइम ना बर्बाद करते हुए हम डायरेक्ट अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर चलते हैं। और आप अंत तक बने रहें, क्योंकि इनमें मैं काफ़ी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने वाला हूं। हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 शुरू करते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर पहला दिया है, तो ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? देखो, ये फेमस क्वेश्चन है, ये पेपर में आता जाता रहता है। तो इसका आंसर मृतकों का टीला, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। हड़प्पा का मैं बता चुका हूँ। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। अगर ये पूछ लिया आपसे बनावली कौन से राज्य में, तो ये पड़ेगा तुम्हारा हरियाणा। और हरियाणा के अंदर में एक और पड़ता है, वो उसका नाम है राखीगढ़ी। क्या पड़ता है? राखीगढ़ी, इंपॉर्टेंट है। कालीगंगा की बात करें, कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा राजस्थान में। कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। कौन सी? घग्गर। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये दिया है इसमें, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो देखो, इसको पढ़ो ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऋग्वेद का देवता कौन है? तो देखो, ऋग्वेद का जो देवता माना गया है वो माना गया है अग्नि को। ठीक है। तो आंसर तो बी हो जाएगा। अगर ऋग्वेद से एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि ऋग्वेद के अंदर ये बताओ कितने मंडल हैं, तो मंडल पूछे कितने हो जाएंगे? 10। अगर ये पूछेगा सूक्त बताओ, क्या पूछे? सूक्त बताओ, सूक्त कितने हैं, तो 1028। कितने? 1028। और मंडल 10। एक ये पूछ लेता है गायत्री मंत्र, गायत्री जो मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो ये तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है। तो इसको याद रखना कि अगर ये पूछ ले गायत्री मंत्र कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो, ये भी प्रश्न काफ़ी सरल है। तो महावीर का जन्म ये सभी को पता है कि महावीर जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। अगर ये पूछेगा महावीर का मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु, तो अगर आपसे मृत्यु पूछ ले तो मृत्यु आपकी आंसर हो जाएगा पावापुरी बिहार। ठीक है। बिहार के पावापुरी में हुई थी। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है जैन धर्म से संबंधित है, कल्पसूत्र। ये कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। क्या हो जाएगा? भद्रबाहु, याद रखना। और अगर सारनाथ की बात करें, सारनाथ में गौतम बुद्ध भगवान ने सबसे पहले उपदेश दिया। और लुम्बिनी की बात की जाए तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और नालंदा की बात की जाए कि नालंदा से प्रश्न क्या बन सकता है, तो नालंदा एक विश्वविद्यालय है। क्या है? विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय ये कहाँ पर था? ये था बिहार में। कहाँ? बिहार में। ये पूछे किसने स्थापना करी इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा, स्थापना पूछे कुमारगुप्त। क्या होगा? कुमारगुप्त। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये पूछे कि इसको नष्ट जो ध्वस्त किसने करवाया? तो ध्वस्त करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या? बख्तियार खिलजी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया? बख्तियार खिलजी ने। किसने? अकबर के सेनापति ने। और इसकी स्थापना किसने करी? कुमारगुप्त ने। कहाँ पर है ये? बिहार में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो देखो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता कभी कभार कि दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात की बात की जाए तो इसका आंसर होना चाहिए तुम्हारे फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक इसका आंसर। अगर देखो, केवल ये पूछे तुगलक वंश की स्थापना करनी, केवल तुगलक वंश की, तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। ये भी याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक। और अगर आपसे एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासन में कौन विदेशी आया था, तो उसका नाम है इब्न बतूता। आपने नाम सुना होगा सभी लोगों ने, इब्न बतूता। कहाँ से आया था ये आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को। और इसने किताब भी लिखी, उस किताब का नाम है रिहला। कौन सी है? रिहला। तो इसको याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासन में कौन विदेशी व्यक्ति आया, तो इब्न बतूता। कहाँ से आया? मोरक्को से। कौन सी किताब लिखी इसने? रिहला। ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं फिर प्रश्न नंबर 5। इसको देखो, मिलान करना है कि मिलान क्या होगा इसका। तो मिलान ये तो सिंपल है प्रश्न, अगर इसको देखें तो ध्यान से, क्योंकि मुगल वंश के सभी लोग हैं इसके अंदर।
तो अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर का तो सबने सुना है, अकबर सिकंदरा, आगरा के सिकंदरा में, ठीक है, यहाँ पर इसका मकबरा है। अगर हम बात करें शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ भी कहाँ पर है, आगरा में, ताजमहल। और अगर ये बात की जाए बाबर की, तो बाबर का काबुल। और अगर जहांगीर की बात की जाए तो लाहौर। तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। तो इसे समझ में आएगा, बाबर का आंसर है काबुल, और अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, और शाहजहाँ का आगरा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होना चाहिए फिर तुम्हारा ए का, ए से लगाया हमने सी, तो ए का सी, मतलब तीसरा आंसर हो जाएगा, जो को तीसरे में दिखाई दे रहा है सीधे सीधे, ठीक है। तो आंसर उसका है सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो देखो सबसे पहले ऐसा कौन सा जो दरबार में भेंट किया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, टॉमस मुनरो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, ठीक है। ये सर जॉन सॉर से यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता कभी कभार के, सर जॉन सॉर ने, इसने क्या किया, तो इसने एक नीति अपनाई थी, कौन सी, हस्तक्षेप की, कौन सी, हस्तक्षेप की, हस्तक्षेप की नीति किसने बनाई, सर जॉन सर ने, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तुम्हारा 7। अवध के अंतिम नवाब कौन थे। ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, क्योंकि अवध का प्रथम तो कोई बता नहीं पाएगा ज़्यादातर, तो अब अंतिम आ गया इसमें, अवध आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा वाजिद अली। अब देखो सिराजुद्दौला दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्रश्न पेपर में बनने की प्रायोरिटी है पूरी, क्यों, सिराजुद्दौला और एक था रॉबर्ट क्लाइव, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया था। कौन सा युद्ध हुआ था, तो युद्ध की जो डेट है वो भी पूछा था कभी बार कि 23 जून 1757 में, ज़्यादातर लोगों ने सबने सुना होगा 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, कौन सा, प्लासी का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भागीरथी नदी के पास हुआ था ये, ठीक है। और ये प्लासी कहाँ पड़ता है, प्लासी पड़ता है बिहार में, कहाँ पड़ेगा, बिहार में, तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील। तो देखो ये भी सुना होगा आपने, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन आया था उस समय, एक विद्रोह किया था, मतलब आंदोलन किया था, किसने किया, काफ़ी इंडिया मतलब भारतीय लोगों ने किया था, जिसमें ये लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई इसी आंदोलन में। तो ये आंदोलन कब हुआ था, ये भी पूछ लेता है कि 3 फरवरी 1928, ठीक है। साइमन कमीशन क्या आया था, साइमन कमीशन, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर कितने हो गए, 8 हो गए, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम 9। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। देखो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। पहले तुमसे यही पूछेगा कि ये बताओ राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पहला कौन था, अंग्रेज कौन था, मुस्लिम कौन था, ये बन जाते हैं प्रश्न। तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना पूछे, स्थापना किसने करी, तो स्थापना आ जाएगा ए हुम, क्या हो जाएगा, ए हुम, स्थापना। अगर आपसे ये पूछे कि पहला वो कौन था अध्यक्ष इसका फर्स्ट, तो पहला अध्यक्ष इसका हो जाएगा तुम्हारा WC बनर्जी, WC बनर्जी, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि पहला अध्यक्ष कौन था, WC बनर्जी। अगर तुमसे पूछे अंग्रेज अध्यक्ष बताओ, अंग्रेज, तो जॉर्ज जूल, क्या हो जाएगा, जॉर्ज जूल, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। अगर मुझे पहला मुस्लिम बताओ कि पहला मुस्लिम कौन था, तो पहला मुस्लिम हो जाएगा मोहम्मद तैयब जी, क्या हो जाएगा, तैयब जी, ये पूछ लेता है। अगर हम इसकी बात की, यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से रिलेटेड अगर जानकारी लें तो ये जवाहरलाल नेहरू दिया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन के ये अध्यक्ष बनाए गए थे, लाहौर अधिवेशन 1929 में। यहाँ पर किस चीज़ की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की, क्या की गई थी, पूर्ण स्वराज, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर के अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उसमें कई डिमांड की गई, पूर्ण स्वराज की। और अगर इसकी बात की सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्हें बनाया गया था 1931 में, कहाँ पर, 1931 में। कहाँ के बनाए गए, तो ये बनाए थे कराची के, कहाँ के, कराची, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर किसकी मांग की गई थी, तो मौलिक अधिकार की, काय की मांग की गई, मौलिक अधिकार की। तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1931 में कराची का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, मौलिक अधिकार की यहाँ पर मांग की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 10। करजन ने भारत का विभाजन कब किया, तो ये बंगाल विभाजन सब लोगों ने सुना होगा, 1905 तो आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो घोषणा का बनेगा, घोषणा कब हुई, दूसरा ये पूछेगा लागू कब हुआ ये। तो अगर ये पूछेगा घोषणा कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 19 जुलाई, क्या हो जाएगा, 19 जुलाई 1905। और अगर ये पूछे आपसे कि इसको लागू कब किया, तो 16 अक्टूबर
अक्टूबर 1905 को, ठीक है, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? ये भी सिंपल प्रश्न है। तो भारत से कई संधि लगती हैं, जैसे अब ये तो श्रीलंका आंसर हो जाएगा, पाक जल संधि। कभी बार तुमसे पूछता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिक रेखा, ठीक है। अगर ये पूछे भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो डूरंड रेखा, कौन सी है? डूरंड रेखा। और अगर आपसे पूछेगा भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में, तो आंसर हो जाएगा मैक मोहन रेखा। कौन सी? मैक मोहन रेखा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सीमा जो टच करती है वो बांग्लादेश से करती है भारत की, ध्यान रखना। लेकिन इसमें पूछा पाक जल संधि, तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो देखो यहाँ पर लगता है कुंभ का मेला, और कुंभ का मेला लगता है 4 जगह। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? 4 जगह। तो पहला तो लगता है हरिद्वार में, ठीक है, दूसरा लगता है इलाहाबाद, जहाँ प्रयागराज बोल सकते हैं, और तीसरा लगेगा नासिक में, और चौथा ये उज्जैन में। तो ये हरिद्वार और इलाहाबाद, यहाँ पर गंगा नदी बहती है। कौन सी? गंगा। तो यहाँ पर गंगा नदी किनारे कुंभ का मेला लगता है। अगर नासिक की बात की जाए तो यहाँ पर गोदावरी नदी बहती है, ठीक है। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। अगर उज्जैन की बात की जाए, जो एमपी में पड़ेगा उज्जैन, और यहाँ पर बहती है क्षिप्रा नदी। कौन सी? क्षिप्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। उज्जैन किस नदी किनारे है? क्षिप्रा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर, और देखो हाँ, सरयू नदी की बात की जाए, ये अयोध्या में बहती है नदी है, और दिबांग जे अरुणाचल प्रदेश में बहती है, और सरस्वती जी विलुप्त हो चुकी है। 13 नंबर क्वेश्चन, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंपल प्रश्न है ये, तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा इसका आंसर, ठीक है। जिम कार्बेट, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। लेकिन जिम कार्बेट से क्वेश्चन पूछ लेता है 1936 में इसका नाम क्या रखा गया था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या रखा गया था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 में दिया एम्स्टर्डम की राजधानी। तो राजधानी से प्रश्न पूछ रहा है, तो चारों की राजधानी पता होनी चाहिए तुम्हें, कौन कौन सी हैं ये। तो चारों के अंदर अगर हम देखें तो पहली यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? आबू धाबी। क्या हो जाएगी? आबू धाबी। अगर ये पूछे कि ये था नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की यही है। एम्स्टर्डम की राजधानी क्या है? नीदरलैंड। इसको याद रखना। अगर आपसे ये पूछेगा दक्षिण कोरिया की राजधानी, तो दक्षिण कोरिया की हो जाएगी सियोल। क्या हो जाएगी? सियोल। सियोल या ये, ठीक है। और इसकी मुद्रा पूछे तो वान हो जाएगी। और इटली की तो तुम्हें पता ही है, रोम हो जाएगी। तो चारों के आंसर हो गए, ठीक है। यूनाइटेड अमीरात की आबू धाबी, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम हो गई, और ये हुई, और एम्स्टर्डम, ठीक है, ये तो हो गया। चलो आगे बढ़ाएं, आगे देखें तो प्रश्न नंबर 15, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये विश्व भूगोल से पूछा गया है, ठीक है, महाद्वीप से। तो एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत। क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत। तो ये भी सिंपल प्रश्न था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स आ गया है यहाँ पर। तो जीएसटी की अध्यक्षता करेगी, जहाँ में आंसर हो जाएगा इसका केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री हैं वो अध्यक्ष होती हैं इसकी, कौन की? जीएसटी की। और देखो जीएसटी से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संविधान के कौन से आर्टिकल में, 279A में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और कौन सा विधेयक था? 122वां विधेयक था, ठीक है। सबसे पहले किस राज्य में शुरुआत की जीएसटी की? तो असम में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और पूरे विश्व में पूछे तो फ्रांस में सबसे पहले शुरुआत की गई थी जीएसटी की। प्रश्न नंबर 17, वाणिज्य बैंक और राष्ट्रीयकृत। देखो यहाँ से जो राष्ट्रीयकृत बैंक हुई थी, ये 2 बार हुई थी देश आज़ाद के बाद। तो देखो पहली हुई थी 1969 में, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत हुआ था। फिर हुई थी 1980 में, तब हुई थी 6 बैंक का, ठीक है। ये प्रश्न पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाणिज्य बैंकों का 1969 इसका आंसर हो जाएगा, तब 14 बैंक थी, 1980 में 6 बैंक। आगे बढ़ते हैं, CRR का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए, इसकी फुल फॉर्म बता दो। तो ये जिसको याद होगा वो बता सकता है इसका आंसर। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, नकद आरक्षित अनुपात। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 में दिया है प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो जनधन योजना, ये डेट पहले भी बता चुका हूँ मैं, 28 अगस्त 2014, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रधानमंत्री का। बस सिंपल प्रश्न है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 20। तो 20 की बात किया, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र के मुख्यतः कितने भागों में बांटे गए हैं? तो यही प्रश्न है सिंपल, कि आर्थिक कार्यों को तो देखो ये 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक, ठीक है, फिर द्वितीयक और तृतीयक।
जैसे प्राथमिक जो क्षेत्र है वो कैसे संबंधित है, कृषि से, कृषि से, ठीक है। दूसरा पूछ ले तो ये हो जाएगा विनिर्माण, किससे, विनिर्माण। और तीसरा पूछ ले सेवा से। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आर्थिक कार्यों का। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, सी आंसर हो जाएगा 20 का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो देखो ये संविधान के स्रोत से बात की गई है इससे, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के बात की नहीं की गई है। तो इसकी बात की जाए, देखो सामाजिक कही गई है, राजनीतिक की गई है, आर्थिक की गई है, लेकिन इसकी नहीं कही है लोकतंत्र की, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो अभिव्यक्ति ये आर्टिकल 19 के अंदर, ध्यान रखना, संविधान के आर्टिकल 19 में, 19 के में बोलने की स्वतंत्रता है। तो 22 का पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य के संगठक हैं। तो सिंपल है, इसमें जो पूछ रहा है संसद, तो संसद कैसे मिलकर बनती है, पहले ही बता चुका हूँ। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है, और आर्टिकल 79 में, ठीक है, संसद। और संसद जो सबसे पुरानी वाली संसद थी, तो 1921 में उसकी स्थापना हुई थी, और अब दोबारा से सेकंड एक नई संसद और बन रही है, वो इस तरीके से बन रही है, इसका जो शेप है कुछ इस तरीके से बना हुआ शेप, उसका ट्रायंगल टाइप का शेप है इस तरीके से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, तो इसका तो आंसर देखो ये हो जाएगा डी, ठीक है, संसद पूछ रहा तो आंसर क्या हो जाएगा डी, 23 का। आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखो ये महिला से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, और उच्च न्यायालय का मतलब हो गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा लीला सेठ। अगर ये पूछता कि बताओ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन बनी, मैं मुख्य की नहीं बात कर रहा, केवल न्यायाधीश, तो आंसर हो जाता फातिमा बीवी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक के रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट की कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, केवल न्यायाधीश बनी है, वो है फातिमा बीवी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की बन चुकी है, मतलब हाई कोर्ट की, तो आंसर क्या हो जाएगा लीला सेठ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, किसी राज्य के राज्यपाल रूप में नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान द्वारा न्यूनतम आयु कितनी है। तो देखो राज्यपाल से पूछा है, तो ये सिंपल प्रश्न है। तो राज्यपाल की कितनी उम्र होती है, ज़्यादा सभी लोगों को पता होगा, तो 35 होती है। चाहे राज्यपाल आ जाए, चाहे आ जाए तुम्हारा राष्ट्रपति, क्या आ जाए राष्ट्रपति, और चाहे आ जाए उपराष्ट्रपति, क्या आ जाए उपराष्ट्रपति, तो भी कितनी हो जाएगी 35 होगी इन तीनों लोगों की। और इसको याद करना, 21 किसकी होती है, 21 होती है पंचायत राज की, किसकी होती है पंचायत राज की, और नगर पालिका वालों की, ठीक है, जो 11वीं 12वीं सूची में लोग दिए हैं, तो वहाँ पर पंचायत और नगर पालिका दोनों की 21 होती है। 25 की बात की है, 25 किसकी होती है, तो 25 होती है लोकसभा और विधानसभा, है कि 25 उम्र वो लोकसभा और विधानसभा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हम अपना देखते हैं 26 में दिया, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो 26वां प्रश्न पूछा है, तो देखो ये प्रश्न है साइंस का, मतलब फिजिक्स से पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी, अनंत, ठीक है। इसको याद रखना कि कभी भी दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा गई वस्तु जब आमने सामने से, एक ये और एक ये, यहाँ पर कोई वस्तु रख दें तो आमने सामने जब ये इस तरीके से रखी जाएगी कंडीशन, तो ध्यान रखना अनंत वो होती हैं इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे, इसकी छवि जो बनेंगी अनंत, मतलब अनलिमिटेड, उसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो देखो ये भी सिंपल प्रश्न है, ये तुम्हारे अम्ल टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। तो अम्ल चींटी के डंक से, तो चींटी के डंक से देखो पैसे, तो एक आंसर ये होता है फॉर्मिक अम्ल, क्या होता है फॉर्मिक अम्ल। अब ये ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका मेथिनोइक अम्ल, ठीक है, दोनों आंसर होंगे इसके, मेथिनोइक भी होता है, पैसे फॉर्मिक अम्ल होता है इसका, चाहे बिच्छू के डंक के काटने से या चींटी के डंक में। अब दूसरा अगर यहाँ ऑप्शन में और देखें, देखो ऑक्जेलिक अम्ल, ये ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, किस में पाया जाएगा टमाटर में। और ट्राइटिक अम्ल की बात की जाए तो ये पाया जाता है इमली में, किस में पाया जाएगा इमली, इंपॉर्टेंट है। अगर एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो ये पाया जाता है सिरका में, किस में पाया जाएगा सिरका। तो चारों मैंने बता दिए, मेथिनोइक अम्ल चींटी के डंक में, ऑक्जेलिक अम्ल तुम्हारे टमाटर, और एसिटिक अम्ल पूछे तो एसिटिक सिरका, और टार्टिक आ जाए तो इमली। आगे बढ़ते हैं। 28 निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है और फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, किसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको ऐसे भी लिख देता है कभी बार H2SO4, क्या H2SO4,
तो इसका रासायनिक फार्मूला ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कवकों के अध्ययन का। तो देखो इसकी एक ट्रिक बताऊँ कवक की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में आता रहता है। तो आप ऐसे याद कर लो कम, और एक याद कर लो सेफ, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। कम का से हो गया कवक, क्या हो गया कवक। अगर ये पूछा किसका अध्ययन किया था, माँ से हो जाएगा माइकोलॉजी, कैसे माइकोलॉजी, ठीक है। तो कम कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ऐसे सा से लिख रहा है तो सा से हो जाएगा शैवाल, क्या हो जाएगा शैवाल। और सेफ फा से हो जाएगा फाइकोलॉजी, क्या हो जाएगा फाइकोलॉजी। तो शैवाल का अध्ययन पूछे फाइकोलॉजी और कवक का पूछे तो माइकोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है। तो दो प्रकार का विटामिन होता है, एक जल में और एक वसा में। तो इसने पूछी है जल के अंदर कौन सा घुलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी। मतलब ये दो होते हैं, एक बी और सी, ये दोनों किस में घुलते हैं, जल में। अगर वसा की बात की जाए, वसा में कौन कौन से, तो वसा के अड़ैक या कीड़ा बोल सकते हैं, अड़ैक। तो मतलब ये मतलब एक तो ए विटामिन है, एक डी विटामिन है, ई विटामिन है और ये तीनों जो बचे ये सब काय के हैं, वसा के। इसके अंदर ई और है, तो ये वसा में घुलनशील है और जल में पूछे तो बी सी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये तुम्हारे साइंस के प्रश्न हो गए 5। अब इसमें हिंदी के प्रश्न आएंगे 5, तो उनको देखते हैं। तो हिंदी का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला 4, ये तो मैथ का है। ये दिया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग बताओ। तो देखो इसको कैसे पहचानेंगे कि पुल्लिंग शब्द हमें निकालना है इसका आंसर, तो कैसे निकालते हो। नदी है, तो नदी को तो हम ऐसे बोलते नदी बह रही है, क्या बह रही है, ऐसे तो बोलते नहीं है कि नदी बह रहा है। तो बह रही है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा, मतलब स्त्रीलिंग। इलायची चाय में डाली जा रही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा पुल्लिंग। ये देखो प्यास लग रही है, ऐसे तो बोल देंगे प्यास लग रहा है, तो प्यास लग रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी फीमेल, मतलब स्त्रीलिंग। तो आंसर ये बचेगा पानी। अब ऐसे बोलेंगे पानी पी रही हैं, क्या कहेंगे पानी पी रहे हैं, या पानी पिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पानी, आंसर हो जाएगा बी। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताओ। तो सही मुहावरा निकालो इसके कपटी मित्र के लिए। तो कपटी मित्र वो होता है जो तुम्हारे साथ में ही छल कपट करता रहे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप, 37 नंबर, 37 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका का आंसर हो जाएगा इसका 38 आंसर 38 हो जाएगा सी, ब्रज भाषा, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। देख लो एक बार विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। आगे देखते हैं कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें 3 तो पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। तो देखो चंचदी को होता ही है पहली बार, तो बिलंदी भी होता है, स्लीप को भी होता है, सलव नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, 39 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। तो तुम्हें शुद्ध निकालना है इसमें, मतलब 3 सही हैं। अच्छा शुद्ध पूछ रहा है, तो शुद्ध पूछ रहा है तो मतलब पहला एक सही है, इसमें 3 गलत हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 40 देखो, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नाम है, तो ये तो गलत है। अनेकों का अनेक बोलते तो सही था। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों, ये भी गलत हो गया। अनेकों तो आई नहीं, अनेकों से सबरे गलत हो गए, तीनों ऊपर के, अनेक आएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 40 का डी। आगे बढ़ते हैं। ये 5 हिंदी के प्रश्न हो गए। अब देखते हैं हम इसमें करंट, 10 प्रश्न की करंट आनी है। तो करंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखो करंट पढ़ी होगी आपने तो आपके सही हो जाएंगे, और नहीं पढ़ी होगी तो आप केवल इन्हें देख लीजिए, ठीक है, एक बार ध्यान से। तो भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते किस तिथि से अधिकार रूप से लागू हो गया। तो काफ़ी प्रश्न थोड़ा अच्छा खासा है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई 2022, ठीक है, कि अरब अमीरात की। अभी इसकी राजधानी बताई थी अबू धाबी। आगे देखें प्रश्न नंबर 52। देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना, स्टैटिक टाइप का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। और ये पूर्णिया कहाँ पड़ता है, ये पूर्णिया पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो बिहार के अंदर इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है, ठीक है, देश के पहले अनाज आधारित। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति सेबी ने किसके अध्यक्षता में विकल्प नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो किसकी सलाह पर किया गया, ये पूछना चाह रहा है।
तो देखो ये भी नया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। प्रश्न नंबर 13, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, NR न्यायमूर्ति। तो इसको एक बार फिर से देख लो, ध्यान रखना। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय, अगर ये पूछे सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सेबी का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। एक आता है सिडबी का, सिडबी बैंक का पड़ता है लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो अध्यक्षता वैकल्पिक नीति, तो आंसर क्या हो जाएगा NR न्यायमूर्ति। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 54। मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 54, बेगू गाँव डिब्रूगढ़, तो इनका हो जाएगा तिनकुसिया, तिनकुसिया नहीं तिनसुकिया। आंसर क्या हो जाएगा? तिनसुकिया। ये भी टफ सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कावेरी नदी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 56। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। लॉन्च किए गए वाहन का नाम क्या है? तो देखो इसका आंसर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, नीचे गया ये, एक बार 1 मिनट को, अब देखो इसका आंसर। तो मार्च 2022 में केंद्र, इसको पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोयोटा मिराई, ठीक है, डी। तो इसमें ये कहना चाह रहा है, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। एक बार पढ़ लो इसे। आगे बढ़ें, 57। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, विकल्प में से कौन सा राज्यों में शामिल नहीं है? तो 2022 में स्टार्टिंग में ही अभी चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा राज्य नहीं है जिसमें नहीं हुआ है, बाकी तुम्हें तो हुआ है। तो देखो गोवा में चुनाव हुए थे, उत्तराखंड में भी हुए और पंजाब में हुए, सिक्किम में चुनाव नहीं हुए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 57 का। आगे बढ़ते हैं, 58। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें मतलब 3 सही है और 1 गलत है। तो देखो अगर इसकी बात की जाए कि अगर इसमें 3 सही है और 1 गलत है, तो पहला बोल रहा है 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेस की आधारशिला रखी गई, तो ये तो सही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, ये भी सही है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई इतनी है, ये भी सही है। इस एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिरमुती गांव से होकर वाराणसी जिले के, ये गलत आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 59। अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन, ये देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पॉलिटी का प्रश्न है और ये स्टैटिक्स का भी और करंट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब तक संविधान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। संविधान संशोधन कितने हो गए? 105। तो इसीलिए तुमसे ये पूछ रहा है कि 127वां संशोधन विधेयक, एक होता है देखो विधेयक, विधेयक वो होता है, विधेयक तो कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन जब पारित हो जाता है, राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, तो वो क्या बन जाता है? संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो 59 का आंसर पूछना चाह रहा है कि 127वें संविधान विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया? तो 105 संविधान संशोधन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो ये देखो ये तो खैर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन इसका आंसर देख सकते हैं क्योंकि नवंबर 2021 की है, तो अब तो बहुत चुन चुके हैं अब तक तो इसका वैसे आंसर तो डी है, ठीक है, मेडालेना। ये तुम्हारे 10 क्वेश्चन करंट के समाप्त होते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं स्ट्रेटजी के, जो 10 नंबर की आनी है। तो पहला ही प्रश्न देखो, यहाँ पर ये दिया है तुम्हें, हरिप्रसाद चौरसिया, ये क्या वजह आती है? हरिप्रसाद चौरसिया, ऐसे याद रखना, चौरसिया के पेड़ है और वो कहाँ के हैं? मथुरा के। कहाँ के हैं? मथुरा के। और मथुरा में क्या बजती है? बांसुरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो सितार वादक लिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सितार वादक का पूछे तो 2 व्यक्ति याद रखो, इंपॉर्टेंट है, एक पंडित रविशंकर वर्मा, रविशंकर वर्मा, और एक याद रखना है विलायत खां। कौन रखना है? विलायत। तो देखो एक रखना है तुम्हें विलायत खां। तो ध्यान रखना, सितार वादक कौन कौन है? पंडित रविशंकर वर्मा और एक है विलायत खां, ठीक है। और अगर एक इसकी बात किया तबला वादक, यहाँ से और प्रश्न आ जाता है, पूछ लेता है तबला वादक। तो तबला वादक के मैं तुम्हें 3 नाम बता रहा हूँ। पहला याद रखना तुम्हें जाकिर हुसैन। कौन सा रखना है? जाकिर
हुसैन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है पेपर में। दूसरा तुम्हें याद रखना है अल्लाह रखा खां, क्या रखना है, अल्लाह रखा खां। और तीसरा याद रखना है किशन महाराज, कौन सा, किशन महाराज। तो एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, तबला वादक एक जाकिर हुसैन, एक अल्लाह रखा खां और एक किशन महाराज। लेकिन हरी प्रसाद चौरसिया का आंसर पूछेगा तो क्या जाएगा, बांसुरी सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 62। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो देखो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है, तो द्वीप क्षेत्रों सहित में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ। अगर ये पूछे कि मुख्य भूमि तटीय बताओ, मुख्य भूमि तटीय, इसमें अंडमान निकोबार और पुदुचेरी और जो लक्षद्वीप वो शामिल हैं और इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6100। कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। कि अगर मुख्य भूमि तटीय पूछे, अगर ये पूछे भारत की स्थल सीमा की लंबाई बताओ कुल लेकर, तो 15200। अगर ये पूछे भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखो आसियान का मुख्यालय बहुत पूछता है, इसलिए ये याद होना चाहिए मुख्यालय कहाँ पर है इसका, कि आसियान का। तो आसियान का मुख्यालय पड़ता है जकार्ता, कहाँ पड़ेगा, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर। अगर ये पूछी जाए कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आसियान के अंदर। तो इसमें ये पूछा है निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तो देखो कंबोडिया है, ये लाओस भी है, फिलीपींस भी है, चीन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, 64। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ से हर बार प्रश्न आता है इस टाइप का, अभी प्रश्न लेखपाल में पूछा जा चुका है इसी टॉपिक से। तो BC राय की बात की है कि BC रॉय, तो इसका आंसर तो देखो ये हो जाएगा चिकित्सा, जो कि BC रॉय का संबंधित है चिकित्सा से। लेकिन संगीत से एक पूछता है, संगीत से कौन संबंधित है। तो संगीत से देखो एक पुरस्कार संबंधित है ग्रैमी, कौन सा, ग्रैमी पुरस्कार। और ये पत्रकारिता के क्षेत्र से एक संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार, कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार। तो याद रखना, संगीत से ग्रैमी पुरस्कार और पत्रकारिता है पुलित्जर, और BC रॉय का क्या हो जाएगा, चिकित्सा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा। तो ये सब लोगों ने पढ़ा हुआ, हमिंग बर्ड होता है ये आंसर हो जाएगा, बस खत्म। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 66। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं। तो देखो ये भी सिंपल प्रश्न है कि धनपत राय, इसको बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद को। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसकी किताब पूछ ले, तो देखो इसने किताब लिखी है, एक गोदान, गोदान गवन, ये इम्पोर्टेंट है, गोदान और एक गवन, और एक है कर्म भूमि और एक रंगभूमि। तो इन्हें याद रखना, 4 किताब बताई मैं इम्पोर्टेंट, गोदान, गवन, कर्म भूमि और रंगभूमि। किताब तो इनकी काफ़ी है, लेकिन 4 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखना 67 नंबर, ये भी करंट का है। अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित, किसे प्रदान करने की घोषणा की गई। तो देखो ये चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात कर रहा है। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा, इसके ऑप्शन दिए ऊपर, प्रियंका दुबे, नीलम तिवारी, सबा खातून या आरिफा जौहरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आरिफा जौहरी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, आरिफा जौहरी। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 68। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये अपने भारत ने जीता, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थॉमस कप 2022 से रट्टा मार लेना, ये स्टार बना देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत, ए। आगे देखते हैं 69। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी। ये एक नई लेटेस्ट बुक आई है, जो पूछ रहा है किसने लिखी है ये। तो देखो अगर इसे पढ़ें तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, राजेश तलवार, डॉक्टर श्रीराम चौलिया, प्रेम रावत और देवा ऋषि। तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, श्रीराम चौलिया ने लिखी है ये वाली बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है। लास्ट प्रश्न है पृथ्वी दिवस, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका पृथ्वी दिवस की बात किया 22 अप्रैल। अगर 4 मार्च को बात करें, 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अगर आपसे पूछेगा 15 मार्च को, तो 15 मार्च का पूछेगा तो आंसर हो जाएगा विश्व उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता। और अगर आपसे पूछे 3 हो गए, और देखो एक 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता तो हो गया, ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बोलते हैं इसे, विश्व उपभोक्ता अधिकार। एक 7 अप्रैल का इम्पोर्टेंट है, 7 अप्रैल का इम्पोर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी
किसकी, WHO की, 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 55 प्रश्न समाप्त होते हैं, जिसमें हमने थ्योरी के साथ प्रश्न अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, इसी तरीके से अभी और वीडियो आने वाली हैं, तो आप अंत समय तक बने रहें, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में, ध्यान रखना। क्योंकि एग्जाम में जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रश्न दिए गए सभी, और वहीं से प्रश्न उठने हैं। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई कई जानकारियाँ दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इसको अपने दोस्त भाई बहन तक शेयर कर देना। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।